इस कहानी की शुरुआत होती है अल्दिया टाउन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से, जहां एक मिस्टीरियस रेड हेयर्ड लड़की अचानक चिल्लाती है कि मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो एक यंग लड़के का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे अभी तुरंत चलना होगा। तभी एक और रेड हेयर्ड महिला, जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, मुस्कुराते हुए वही बात दोहराती है। किसी और दिन वही लड़का एक टैवर्न में अकेले शांति से ड्रिंक एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पीस तब टूट जाती है जब एक नन के कपड़ों में महिला उसके पास आती है और जोर देकर कहती है कि उसे तुरंत उनके एस्टेट चलना होगा। तभी एक दूसरी, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने वाली नन भी उसके साथ खड़ी होकर मुस्कुराती है। फिर एक और दिन एक ब्लॉन्ड लड़की टैवर्न में उसका अटेंशन लेने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो उसे इग्नोर कर देता है, ये कहकर कि आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की उसे लिटरली खींच कर ले जाने लगती है और इंसिस्ट करती है कि रेमी को आज आखिरकार थोड़ा फ्री टाइम मिला है, इसलिए उसके साथ खेलो। तभी एक दूसरी लड़की, जो हैट पहने हुए होती है, वो वहां आ जाती है और उससे बस थोड़ा सा टाइम देने की रिक्वेस्ट करती है। हमारा हीरो इतनी सारी अटेंशन से पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर वो बस यही सोच पाता है कि आखिरकार उसके साथ ही ये सब बार बार क्यों हो रहा है। उसकी सिचुएशन इतनी स्ट्रेंज हो चुकी है कि इसे समझने का एक ही तरीका है, टाइम में पीछे जाना। उस रात तक जब ये सब शुरू हुआ था, एक डार्क और मिस्टीरियस फॉरेस्ट में, रात के सन्नाटे में, दो खतरनाक आदमी अपने कैंप में नए आए लड़के को टारगेट करते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम मास्टर काई है, वो घबराते हुए उनके सामने जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनका इरादा क्या है। उनका लीडर काई को ऑर्डर देता है कि वो वेफर टाउन से लाए गए हॉस्टेजेस पर नजर रखे। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो ये भी कहता है कि अगर कोई होस्टेज चिल्लाए तो उसे मारकर चुप करा देना। काई को इस टास्क के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है और जाते जाते वो आदमी हल्की सी हंसी के साथ कहता है, वैसे भी वो हॉस्टेजेस इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनमें जरा सा भी विरोध करने की ताकत नहीं बची। अब काई पर अपनी नई जिम्मेदारी का बोझ भारी लगने लगता है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है कि आखिर उसकी लाइफ इस डार्क सिचुएशन तक कैसे पहुंच गई। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वही मौत हो गई थी। और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो खुद को एक अजनबी दुनिया में पाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, बिना किसी जवाब के। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है जहां दो अलग अलग मून्स दिखाई देते हैं, तो उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है। वो कहता है ये वही दुनिया है, फैंसी रूमी फैंटेसी, वही गेम जो वो एक्सीडेंट से पहले खेल रहा था। रियलिटी में वापस आते ही उसे अपनी सिचुएशन समझ आ जाती है। वो इस दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है, और वो भी एक विलेन के साथी के रूप में। ये सब उसे अंदर तक हिला देता है। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक ढकी हुई गाड़ी पर जाती है, जिसमें हॉस्टेजेस रखे गए हैं। अंदर झांक कर वो शॉक हो जाता है। वो कोई साधारण वैगन नहीं, बल्कि एक लोहे का पिंजरा है। उसे समझ आता है कि जिन हॉस्टेजेस की बात हो रही थी, वो यही लड़कियां हैं जो इस केज में बंद हैं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सिहरन पैदा कर देने वाला ख्याल आता है। इस दुनिया में जो विलेंस किसी काम के नहीं होते, उन्हें सीधे खत्म कर दिया जाता है। यानी उसकी पोजीशन बेहद डेंजरस है। और यही सोचते ही उसका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि उसे अभी इसी वक्त यहां से भाग जाना चाहिए। अगर उसे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उसे पैसे और एक मैप चाहिए होगा। और इसी वजह से वो बिना गिल्ट के फैसला करता है कि ये चीजें वो इन विलेंस से ही ले लेगा। जब वो मैप को ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस लौट आता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया के बारे में उसकी नॉलेज ही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, और यही नॉलेज उसकी एस्केप को गारंटीड बना सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जान बचाकर भागने वाला होता है, एक अलग ही ख्याल उसे वहीं रोक देता है। वो अपने हाथ में लैंटर्न ऊंचा उठाता है और धीरे धीरे आयरन केज की तरफ बढ़ता है। अंदर बंद लड़कियां उसे अपनी तरफ आते देख घबरा जाती हैं। काई उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सही शब्द ही नहीं मिलते। उसकी आवाज एक नर्वस, टूटी फूटी सी बड़बड़ाहट बनकर निकलती है। कुछ पल बाद वो आखिरकार अपनी बात साफ करता है। वो चाहता है कि सब मिलकर इस प्रिजन से भाग जाए, लेकिन उसकी ये बात सुनकर वो लड़कियां तुरंत शॉक, डिसबिलीफ और सस्पिशन से भर जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जो आदमी अभी तक दुश्मनों के साथ था, वो अचानक उनकी मदद क्यों करना चाहता है। तभी लाल बालों वाली कैदी लड़की सबसे पहले उस पर शक जताती है। वो सीधे आरोप लगाती है कि ये जरूर कोई ट्रैप होगा। उसकी सफेद बालों वाली साथी आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में पूछती है, हम तुम्हारा भरोसा आखिर क्यों करें। उनकी आंखों में अपने लिए भरा हुआ डर देखकर
हमारा लड़का पूरी तरह स्प्लिशलेस हो जाता है। उसके पास उन लड़कियों को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता और उसका यही साइलेंस उनके लिए सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। अब लाल बालों वाली लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि वो भी बस एक और दुश्मन है। तभी काई अचानक अपना सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि दुश्मनों के बीच घुसपैठ करने में उसे टाइम लग गया। मैं तुम लोगों की मदद के लिए देर से आने पर दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन लाल बालों वाली लड़की उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं करती। वो उसे शक भरी नजरों से घूरती रहती है, मानो उसकी असलियत ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी डरी हुई फ्रेंड को अपने पीछे करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये देखकर काई तुरंत अपनी पहचान उन लड़कियों को बताता है। वो खुद को एक इंटेलिजेंस एजेंट बताता है, हालांकि अंदर ही अंदर उसे अच्छी तरह पता होता है कि ये सब पूरी तरह झूठ है। लेकिन इस वक्त उनका ट्रस्ट जीतना ही उसकी टॉप प्रायोरिटी है। वो उनसे डेस्परेटली कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी और यहां से भागना होगा। अगर हम पकड़े गए तो हम सबकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी लाल बालों वाली लड़की अपनी कंडीशन बताती है। उसकी टांग बुरी तरह इंजर्ड है, जिसकी वजह से उसके लिए भागना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर व्हाइट बालों वाली लड़की अपनी हालत बताती है। वो बिल्कुल देख नहीं सकती, यानी वो पूरी तरह ब्लाइंड है। और तीसरी लड़की, जिसका नाम रैमी है, वो इतनी कमजोर, बीमार और एग्जॉस्टेड है कि मुश्किल से होश में है। इन तीनों की हालत देखकर उनकी बच निकलने की उम्मीद लगभग टूट चुकी होती है। उन्हें लगता है कि मान लो हम किसी तरह यहां से निकल भी गए तो भी रास्ते में मर ही जाएंगे। लेकिन तभी व्हाइट बालों वाली लड़की धीरे से काई को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि कम से कम उसे अब ये सुकून है कि काई उनका दुश्मन नहीं है। उसका ये सिंपल ग्रेटिट्यूड काई को पूरी तरह अनएक्सपेक्टेडली हिट करता है। वो खुद कुछ पल के लिए चौंक जाता है। तभी अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। काई उस तरफ देखता है और पता चलता है कि रामी जमीन पर गिरी हुई है। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा होता। वो काई की तरफ बेबस नजरों से देखते हुए वो बस मदद की गुहार लगा रही होती है। ये दृश्य देखकर काई कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस हो जाता है और उसकी आंखों में एक अटूट दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देने लगता है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, हमारे लिए भागना ही एकमात्र ऑप्शन है। अगर वो चल नहीं सकते तो वो उन्हें खुद उठाकर ले जाएगा। उसकी ये बात सुनकर तीनों लड़कियां उसे ऐसे देखती हैं जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल बात कह दी हो। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक आदमी अकेले उन सबको बचाने की बात कर रहा है। लेकिन काई पूरी कॉन्फिडेंस से कहता है कि सब ठीक होगा, क्योंकि उसके पास मैप है और वो इस एरिया को अच्छी तरह जानता है। वो बाकी दो लड़कियों से भी कहता है कि मजबूती से उसे पकड़ लें और फिर बिना एक पल गंवाए घोषणा करता है, हम अभी इसी वक्त निकल रहे हैं। और इस तरह दो चांदों की रोशनी के नीचे काई उन तीनों लड़कियों को अपने साथ लेकर घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। भागते हुए उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस नए शरीर में आखिर कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। ये शरीर उसके पुराने शरीर से पूरी तरह अलग है, लेकिन वो तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है और अपना पूरा फोकस एस्केप करने पर टिकाता है। फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी राहत यही थी कि अभी तक कोई उनका पीछा करता नहीं दिख रहा था। दौड़ते दौड़ते उसका ध्यान फिर उस मैप पर जाता है जो उसने विलेन से चुराया था। उस मैप पर एक जगह साफ साफ लिखा होता है, ऑल्दिया टाउन। और जैसे ही काई की नजर उस नाम पर पड़ती है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि ये वही जगह थी जिसे उसने अपने गेम के दौरान देखा था। और इसी से उसे एक बड़ी बात कंफर्म हो जाती है। उसके ओरिजिनल गेम डेटा का कुछ हिस्सा शायद इस दुनिया में अब भी एग्जिस्ट करता है। यानी उसकी गेम नॉलेज सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि एक रियल एडवांटेज है। और अब उसे पूरी तरह पता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वो तीनों लड़कियों को और मजबूती से संभालता है और जंगल के अंदर अपनी डेस्परेट जर्नी जारी रखता है। काफी लंबे और एग्जॉस्टिंग सफर के बाद आखिरकार वो रुकता है और कहता है, आखिरकार हम पहुंच गए। व्हाइट बालों वाली लड़की कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम हमें कहां ले आए हो? काई उन्हें बताता है कि ये जंगल के बीच छुपा हुआ एक सिक्लूडेड ट्री हाउस है और ये कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि उसका अपना पर्सनल हाइड आउट है जो उसने पहले से अपने लिए तैयार कर रखा था। तभी उसकी नजर एक रन स्टोन की तरफ जाती है, वही रन स्टोन जो गेम में एक स्पेशल की तरह काम करती थी। काई उन लड़कियों से कहता है कि वो थोड़ी देर यहीं वेट करे और उन्हें चिंता में एक साथ सिमटा छोड़कर वो आगे बढ़ता है। तभी उसका हाथ हल्की मैजिकल ग्लो से चमकने लगता है। वो गेम में इस्तेमाल होने वाला वो स्पेसिफिक कीवर्ड याद करने की कोशिश करता है जो इस ट्री हाउस को खोल सके। और जैसे ही उसे वो शब्द याद आता है, उसके हाथों में बहता हुआ मैजिक अचानक और भी तेज हो जाता है।
अगले ही पल उस ट्री हाउस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये नजारा देखकर तीनों लड़कियां पूरी तरह दंग रह जाती हैं। काई बिना एक पल घंवाए तुरंत उस ट्री हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे वही चीज मिलती है जिसकी उसे उम्मीद थी, एक धूल से भरा हुआ लेकिन अब भी पूरी तरह सही सलामत सेफ हाउस, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे गेम में याद था। अंदर आते ही वो सबसे पहले कमजोर हालत में पड़ी रेमी को धीरे से सहारा देकर आराम से लिटाता है। उसकी हालत अभी भी बहुत सीरियस थी। लाल बालों वाली लड़की काई को ध्यान से देखती है और कहती है कि काई कोई मामूली इंटेलिजेंस एजेंट नहीं हो सकता। जब काई व्हाइट बालों वाली लड़की की मदद करता है तो वो हैरानी से इस हिडन ट्री हाउस को महसूस करती है और यकीन ही नहीं कर पाती कि जंगल के बीच ऐसी सीक्रेट जगह भी मौजूद हो सकती है। काई उनके साथ बैठता है और उनकी हैरानी को कैजुअली टालते हुए कहता है कि वो बस थोड़ा प्रिपेयर्ड था। लेकिन उनका ये छोटा सा रिलीफ ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि जैसे ही सबकी नजर फिर से रेमी पर जाती है उनके चेहरों पर चिंता वापस लौट आती है। उन्हें डर था कि शायद वो अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। काई तुरंत अपने गेम नॉलेज का इस्तेमाल फिर से करता है। उसे यकीन होता है कि इस सेफ हाउस के अंदर कुछ यूजफुल आइटम्स जरूर होंगे। तभी डेस्परेट होकर लाल बालों वाली लड़की पूछती है, क्या यहाँ कुछ खाने को है? क्या हम रेमी को कुछ दे सकते हैं? काई तुरंत वहां रखे बॉक्सेस और कंटेनर्स खंगालना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा होता है कि यहाँ कुछ खाने लायक मिलना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन तभी जैसे ही वो एक चेस्ट खोलता है उसकी आंखें हल्की सी फैल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर उसे पोर्टियंस का पूरा ढेर मिल जाता है। और ये देखते ही काई की एक बहुत बड़ी शंका तुरंत दूर हो जाती है। इस दुनिया में गेम का इन्वेंट्री सिस्टम अभी भी वैसे का वैसा काम कर रहा है। काई बिना देर किए तुरंत एक पोशन बाहर निकालता है और उसे मेडिसिन की तरह यूज करने का सोचता है। लेकिन लाल बालों वाली लड़की तुरंत शक जताती है। उसे भरोसा नहीं होता कि इतनी कमजोर हालत में कोई साधारण दवा काम करेगी। तभी काई एक चमकता हुआ पर्पल पोशन बाहर निकालता है और उसे देखते ही लाल बालों वाली लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। काई समझाता है कि ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है। वो उम्मीद करता है कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज रेमी को बचाने के लिए काफी होंगी। लेकिन लाल बालों वाली लड़की उसकी बात से ज्यादा उस पोशन के कलर को देखकर हैरान रह जाती है। वो डिसबिलीफ में उस चमकती हुई पर्पल लिक्विड की तरफ इशारा करती रह जाती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि ये पोशन बहुत रेयर चीज है और इस रेयर आइटम के बारे में जानना उसकी गेम की ऑब्सेसिव नॉलेज की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर वो रिवील करता है ये एक लेजेंडरी एलिक्सिर है, एक ऐसा लेजेंडरी पोशन जो इंस्टेंट किसी भी इंजरी, बीमारी और एलिमेंट को ठीक कर सकता है। जब काई वो चमत्कारी इलाज उन लड़कियों के सामने रखता है तो तीनों लड़कियां उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। वो कुछ पल के लिए बस शौक में उसे घूरती रह जाती हैं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो। काई जल्दी से अपने दिमाग में हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि उसके पास ऐसे 100 से भी ज्यादा पोशन अब भी बचे हुए हैं। लेकिन यही बात उन लड़कियों के शक को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब उन्हें साफ लगने लगता है कि कोई मामूली इंटेलिजेंस एजेंट ऐसी लेजेंडरी ट्रेजर कैरी नहीं कर सकता। अपने ही झूठ में फंसकर काई बस नर्वस होकर पसीना बहाने लगता है, क्योंकि तीनों की नजरें अब सीधे उसी पर टिकी हुई थीं। उनकी इंटेंस नजरों के सामने उसकी हालत थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन वो तुरंत बात घुमा देता है। वो कहता है कि तुम लोगों के लिए जितना कम जानना बेहतर है उतना ही सेफ है। और फिर बिना ज्यादा सवालों का मौका दिए वो दोनों से कहता है कि जो पोशंस वो लाया है उन्हें तुरंत पी लें। वो आधा मजाक आधा सीरियस अंदाज में ये भी बोल देता है कि उसका फिर से तीनों को उठाकर फिजिकली कैरी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी व्हाइट बालों वाली लड़की आंखों में आंसू लिए धीरे से पूछती है, क्या ये लेजेंडरी एलिक्सिर सच में रियल है? और फिर कांपती आवाज में पूछती है, क्या तुम मुझे यह एक दे सकते हो? काई बिना हेजिटेशन के बस सिंपल सा हाँ कहता है और उसके हाथ में भी एक बॉटल थमा देता है। वो उस लेजेंडरी एलिक्सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब काई एक हीलिंग पोशन निकालता है और एग्जॉस्टेड रेमी से कहता है, अब तुम्हारी तकलीफ खत्म होने वाली है। वो बहुत केयरफुली उस स्ट्रेंज पर्पल लिक्विड को उसे पिलाता है, दिल में बस यही उम्मीद लिए कि ये उसे बचाने के लिए काफी हो। कुछ ही पलों में उस पोशन की मैजिक असर दिखाना शुरू कर देती है। एक हल्की वार्म एनर्जी उसके कमजोर शरीर में फैलने लगती है और फिर एक वाइब्रेंट पर्पल एनर्जी पूरे शरीर को घेर लेती है। तीनों लड़कियां अपनी आंखों के सामने देखती हैं कि रेमी की बीमारी पल भर में ठीक होने लगती है। उसकी हालत, जो अभी तक मौत के किनारे थी, अब उसी वक्त जादुई तरीके से रिकवर होने लगती है। उस पोशन की अविश्वसनीय ताकत देखकर काई खुद भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है।
वो बस अपनी आंखों के सामने होता ये चमत्कार देखता रह जाता है, जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि ये सच में हो रहा है। कुछ ही सेकंड बाद रेमी की पलकों में हलचल होती है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आवाज अब भी कमजोर थी, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। रेमी धीमे से काई को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली। काई बहुत जेंटली उसे सहारा देकर बैठाता है और कहता है कि उसे अभी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पोषण शरीर की बीमारी तो ठीक कर सकता है, लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन को इंस्टेंटली ठीक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों ने भी वो पोषण पी लिया था, और सिर्फ रेमी ही नहीं बल्कि बाकी दोनों लड़कियां भी उस चमत्कारी पोषण का असर महसूस करने लगती हैं। उनके शरीर की चोटें, कमजोरी और सारी तकलीफें कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सफेद बालों वाली लड़की की आंखें भी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। अब तो काई के दिमाग में अगला सीन चलने लगता है। वो मन ही मन इमेजिन करने लगता है कि अगर वो इन लड़कियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा दे तो बदले में उसे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन उसके ये स्वीट थॉट्स अचानक टूट जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल दोनों लड़कियां खुशी से रोने लगती हैं। एक लड़की की आंखों की रोशनी लौट आई थी और दूसरी लड़की ने अपनी ताकत और चलने की क्षमता वापस पा ली थी। उनकी इमोशनल रिएक्शन इतनी इंटेंस थी कि हमारे हीरो को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि इस मोमेंट पर क्या बोले। उसे सही वर्ड्स ही नहीं मिलते। आखिरकार वो ये तय करता है कि उन्हें थोड़ा स्पेस देना ही बेहतर होगा, और फिर वो बस चुपचाप देखता रहता है कि कैसे वो दोनों सहेलियां एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती हैं और रोने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। काई को एक ऐसी चौंका देने वाली बात पता चलती है जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। इन लड़कियों को ऑल्डिया टाउन से किडनैप किया गया था, लेकिन दिक्कत यह थी कि ऑल्डिया टाउन यहां आसपास नहीं था। वो तो यहां से पूरे 2 टाउन्स दूर पड़ता था। ये पता चलते ही काई के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि इन लड़कियों को वापस अपने घर पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। ये सफर काफी लंबा और डेंजरस होने वाला है। तभी लाल बालों वाली लड़की तुरंत गुस्से में जवाब देती है और पूरा ब्लेम उन विलेंस पर डाल देती है जिन्होंने उन्हें किडनैप किया था। काई उन लड़कियों से पूछता है, क्या यहाँ कोई वॉर्प मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इंस्टेंट टेलीपोर्ट जैसा? अगर ऐसा कुछ हो तो हमारी सारी दिक्कतें एक ही बार में खत्म हो जाएंगी। लाल बालों वाली लड़की उसे तुरंत जवाब देती है, वॉर्प मैजिक जैसी चीज सिर्फ लेजेंड्स में होती है। ये सुनकर हमारा लड़का बस ऑकवर्डली हंस देता है और मान लेता है कि उसकी बात में लॉजिक तो है। अंदर ही अंदर काई थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है। वो सोचता है कि कितना बुरा लक है कि इस नए वर्ल्ड में उसे कोई ओवर पावरफुल हीरो बॉडी नहीं मिली, बल्कि उसका नया शरीर तो बस एक लो रैंक्ड ट्रेजर हंटर का है। मतलब लिमिटेड स्ट्रेंथ, लिमिटेड पावर और 0 हीरोइक चीट्स। उसी दौरान वाइट बालों वाली लड़की को एक पुरानी लेजेंड याद आती है। वो बताती है कि कहा जाता है इस दुनिया में वॉर्प मैजिक का सिर्फ एक ही असली यूजर था। लेकिन काई तुरंत उसे बस एक पुरानी कहानी कहकर टाल देता है। वो जानबूझकर टॉपिक बदलने का फैसला करता है, क्योंकि अभी लेजेंड्स डिस्कस करने से ज्यादा जरूरी था उनकी करंट हालत समझना। इसलिए वो दोनों लड़कियों की तरफ मुड़कर पूछता है, अब तुम दोनों कैसा फील कर रही हो? तभी एक जेंटल स्माइल के साथ नीना जवाब देती है। वो कहती है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, लेकिन अभी भी वो अपनी फिर से मिली नजर की आदत डालने की कोशिश कर रही है। नीना की दोस्त भी कंफर्म करती है कि उसकी लेग पूरी तरह हील हो चुकी है, और वो भी दिल से काई का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो कहती है कि अब इतना सब होने के बाद कम से कम हमारा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो बनता है। वो सीधी होकर अपना नोबल नाम बताती है, कैलिन डियोर। उसके बाद व्हाइट बालों वाली लड़की भी उसको फॉलो करते हुए अपना नाम बताती है, नीना क्वालियर। फिर नीना अपनी सो रही हुई दूसरी दोस्त की पहचान भी कंफर्म करती है। वो होती है रेमी ट्रालिया। ये सारे हैवी फैंटेसी नेम्स सुनकर काई के माथे पर लिटरली पसीना आ जाता है। वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता है कि आखिरकार वो इन कॉम्प्लिकेटेड नेम्स को याद कैसे रखेगा। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और दोबारा अपने मिशन पर फोकस करता है। तभी केलिन उसे सीधे सवालों के घेरे में ले लेती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में हमें सेफली प्रोटेक्ट कर सकते हो? ये सवाल सुनते ही काई कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है। वो नीचे देखता है, जैसे अपने शब्दों को केयरफुली चुन रहा हो। फिर वो बिना कोई झूठी तसल्ली दिए पूरी ईमानदारी से साफ शब्दों में कहता है, मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। इस सफर में मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। उसका ये जवाब सुनते ही केलिन पूरी तरह शॉक में आ जाती है। वो ऑलमोस्ट डिमांड करते हुए पूछती है, तुम ऐसा प्रॉमिस क्यों नहीं कर सकते? तभी काई बहुत सीरियस टोन में समझाता है, भले ही मैं कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हूं,
असली लड़ाई में मैं किसी की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। वो अपने मन में सोचता है, ये दुनिया कोई गेम नहीं है, ये शायद असली लड़ाई है जहां खून बहता है और जिंदगियां दांव पर होती हैं। गेम की नॉलेज की भी अपनी सीमा होती है और मैं कभी भी उन सीमा को पार नहीं करना चाहता, भले ही इसके लिए मुझे बाकी सब कुछ छोड़ना पड़े। कई आगे कहता है, हमारी असली प्रॉब्लम तो यही है, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे रास्ते में कितने एनिमीज हो सकते हैं। काई साफ कहता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो डायरेक्ट कॉम्बैट अवॉइड करना होगा। उन दोनों को अब ये ग्रिम रियलिटी पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही लाइफ मिलती है। कोई रीस्पॉन नहीं, कोई रीट्राई नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। और इसी बात पर काई अपनी स्ट्रैटेजी फाइनली क्लियर कर देता है। वो कंफर्म करता है कि उनकी सर्वाइवल प्लान सिर्फ एक ही है, जहां तक पॉसिबल हो हमें डायरेक्ट फाइट अवॉइड करना होगा, क्योंकि इस जर्नी में हीरो बनकर लड़ना नहीं, जिंदा बचकर निकलना ही हमारी असली जीत होगी। काई की यह बात सुनते ही केलिन तुरंत सवाल करती है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई प्रॉपर प्लान है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम डायरेक्ट फाइट से बच सकें? काई उसको जवाब तो देता है, लेकिन उसका आंसर इतना अजीब और इतना गोलमोल होता है कि दोनों लड़कियां उसे सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाती हैं। उसका ये अनक्लियर जवाब सुनकर उन दोनों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ पल के लिए तो वो लिटरली हैरान और परेशान होकर बस उसे देखती रह जाती हैं। आखिरकार काई अपनी बात एक्सप्लेन करना शुरू करता है। उसे लगता है कि जिन किडनैपर्स से वो भाग कर आए हैं, वो लोग अभी शायद वेफर टाउन पर नजर रख रहे होंगे। वो मैप की तरफ इशारा करते हुए समझाता है कि वेफर टाउन सबसे पास का टाउन है और किडनैपर्स को यही लगेगा कि अगर वो लोग भागे होंगे तो सबसे पहले उसी टाउन की तरफ जाएंगे। इसीलिए काई कहता है कि अगर वो ऑब्वियस रास्ता चुनेंगे तो सीधा दुश्मनों के हाथों में जा गिरेंगे। इसलिए नॉर्थ की तरफ जाने के बजाय वो एक रिस्की लेकिन स्मार्टर ऑप्शन प्रपोज करता है। उन्हें साउथ की तरफ जंगल के रास्ते जाना होगा और वहां से किसी दूसरे सेटलमेंट तक पहुंचना होगा। लेकिन काई की बात खत्म होते ही केलिन तुरंत एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने रखती है। वो कहती है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये सुनकर काई तुरंत वो पैसा निकालता है जो उसने किडनैपर से चुराया था। वो समझाता है कि ये मनी अब उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें सेफली ट्रैवल करना है तो उन्हें नए कपड़े लेने होंगे ताकि कोई उन पर शक न करे। लेकिन अब भी उनका सस्पिशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। नीना, जो अब तक क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी, वो आखिरकार काई से सीधा सवाल पूछती है, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने हमारे ऊपर इतना कीमती एलिक्सर तक इस्तेमाल कर दिया, और सच कहूं तो तुम्हें तो शुरू से यह भी नहीं बताना चाहिए था कि तुम एक एजेंट हो, है ना? ऊपर से तुम्हारी हर बात में कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच भी है। अब अपने ही झूठ में फंसकर काई बस ऑकवर्डली नर्वस होकर हल्का सा अग्री कर पाता है। अंदर ही अंदर वो पैनिक करने लगता है। उसे खुद भी समझ आ जाता है कि झूठ छुपाने में वो कितनी बुरी तरह फेल हो रहा है। उसकी बनाई हुई कवर स्टोरी अब धीरे धीरे पूरी तरह बिखरने लगी थी। सिचुएशन संभालने की कोशिश में वो जल्दी से टोन बदलता है और कहता है, तुम अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करो। अगर मुझे ऊपर से आदेश नहीं मिले होते तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। लेकिन उसका ये कमजोर बहाना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि तभी उसकी नजर बिस्तर पर लेटी हुई रेमी पर जाती है और वो देखता है कि रेमी चुपचाप उसे गौर से घूर रही है। उसकी नजर से काई थोड़ा घबरा जाता है। वो नर्वस होकर पूछता है, तुम क्या इस पूरे टाइम से जाग रही थीं? रेमी शांत आवाज में कंफर्म करती है कि हाँ, वो जाग रही थी। मतलब उसने काई का पूरा क्लमी, ऑकवर्ड और आधा अधूरा झूठ बोलने वाला सेशन शुरू से आखिर तक सुन लिया था। अपनी बेइज्जती और ऑकवर्डनेस छुपाने के लिए काई तुरंत टॉपिक बदल देता है। वो कहता है कि अब उन्हें अपने प्लान को थोड़ा और रिफाइन करना चाहिए। फिर वो उन्हें बोलता है कि जैसे ही अंधेरा हो जाए तुम लोग नदी पर जाकर खुद को साफ कर लेना, लेकिन दिन में बाहर मत जाना। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन तभी नीना एक बेटर ऑप्शन सजेस्ट करती है। वो रिवील करती है कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर सकती है। ये सुनते ही काई का प्लान तुरंत बदल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद रिवर पर जाएगा और खुद को साफ करेगा, और तब तक नीना अपनी मैजिक से बाकी दोनों को क्लीन कर देगी। ये सुनकर केलिन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है, मुझे तो हैरानी है कि तुम नीना का मैजिक अपने ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। एक एजेंट के लिए तो ऐसी चीज बेहद काम की होनी चाहिए। काई समझाता है कि जितनी पावरफुल मैजिक होगी उतना ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करेगी, और एक एजेंट के लिए अननेसेसरी अटेंशन सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन केलिन अब भी उसकी इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस्ड नहीं होती। उसे अब भी पूरा यकीन नहीं था कि काई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर बाद नीना अपना प्यूरिफिकेशन स्पेल कास्ट करती है।
एक सॉफ्ट ग्लोइंग ब्लू एनर्जी उसके हाथों से निकलती है और धीरे धीरे उसकी दोनों फ्रेंड्स को घेर लेती है। कुछ ही पलों में उनके शरीर से धूल, खून, गंदगी और थकान की परतें जैसे मैजिकली साफ होने लगती हैं। उधर काई उन्हें थोड़ा स्पेस देने के लिए अलग जाता है। वो अकेले जंगल के अंदर एक छुपे हुए स्प्रिंग तक जाता है और वहीं बैठकर खुद भी अपने शरीर से गंदगी और थकान साफ करता है। वहीं बैठकर उसे कुछ पल की राहत मिलती है। इतने दिनों की टेंशन, फियर और नॉन स्टॉप स्ट्रेस के बाद ये शायद पहला मोमेंट था जब उसे सच में थोड़ी सांस लेने का मौका मिला। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो फिर से तीनों लड़कियों को इकट्ठा करता है और फिर वो उनके सामने मैप खोलकर फैलाता है और वहां से निकलने के लिए अपनी फाइनल प्लान समझाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने हाइड आउट से वो एक पूरा इंटिमिडेटिंग आर्मर सेट निकालता है और उसे पहन लेता है। अब वो एक साधारण ट्रेजर हंटर नहीं, बल्कि एक खतरनाक आर्मर्ड नाइट जैसा दिख रहा था। उसका पूरा अपीयरेंस इतना डिफरेंट हो चुका था कि कोई भी पहली नजर में उसे पहचान नहीं सकता था। वो सीरियस टोन में बस इतना कहता है, मेरे पीछे रहना और जो कहूं वही करना। पूरी तरह डिस्गाइज होकर काई उन तीनों विमेन को रात के अंधेरे में उनके डेस्टिनेशन की तरफ लीड करता है। सीन चेंज होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑल्दिया टाउन के मेन गेट पर एक नाइट किसी पर चिल्लाते हुए उसे तुरंत एक ऑर्डर दे रहा होता है। दूर से ये सब देखते हुए काई तुरंत नोटिस करता है कि टाउन में एक्टिविटी असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है। जगह जगह गार्ड्स तैनात थे, हर तरफ असामान्य हलचल थी और पूरा नजारा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी इमरजेंसी ने पूरे टाउन को अलर्ट पर डाल दिया हो। उसकी कंपेनियंस, जो अब सेफ्टी के लिए क्लॉक्स पहने हुए थीं, एल्दिया टाउन को देखते ही राहत की सांस लेती है। आखिरकार वो वापस अपने घर पहुंच गई थी। जैसे ही उस नाइट की नजर उन तीनों लड़कियों पर पड़ती है, उसके चेहरे पर तुरंत राहत और खुशी छा जाती है। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए खुशी से पुकार उठता है, लेडी कैरेन, लेडी नीना, लेडी रेमी, आप लोग सुरक्षित हैं। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन क्रेडिट लेने के बजाय केलीन तुरंत साफ कर देती है कि उन सब की जान बचाने वाला असली इंसान ये आर्मर्ड नाइट है। वो बताती है कि अगर काई ना होता तो शायद वो तीनों कभी वापस लौट ही नहीं पाती। ये सुनते ही वो नाइट पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो काई के सामने आदर से झुककर दिल से उसका धन्यवाद करता है। उसकी आवाज में गहरा सम्मान भी था और उन लड़कियों के सुरक्षित लौट आने की सच्ची राहत भी। फिर वो तुरंत तीनों लेडीज को कहता है कि उन्हें पास के गेट हाउस में वेट करना होगा ताकि उनका प्रॉपर एस्कॉर्ट अरेंज किया जा सके। अब माहौल ऐसा था कि काई का रास्ता यहीं से अलग होने वाला था। तभी नीना काई की तरफ मुड़कर पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो? अपने हेलमेट के अंदर काई लिटरली पसीना बहाने लगता है। वो जवाब देता है, मैं बस कुछ समय इसी टाउन में ही रुकूंगा। लेकिन कैलिन तुरंत उसकी बात काट देती है और वो सीधा पूछती है, तुम्हारा एक्चुअल प्लान क्या है? और फिर वो सबसे डेंजर सवाल पूछती है, क्या तुम अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने वाले हो? ये सवाल सुनते ही काई अंदर से झटके से हिल जाता है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि सच तो ये था कि वो शुरू से एंड तक बस झूठ ही बोल रहा था। कैलिन तुरंत कहती है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कोई प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दिया तो मेरी इज्जत पर बात आ जाएगी। काई तुरंत मना करते हुए कहता है, तुम कभी बाद में मेरा एहसान चुका देना, लेकिन अभी मेरे पास रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी नीना हिचकिचाते हुए कहती है, हमारा परिवार भी तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएगा। लेकिन काई तुरंत बात काटते हुए कहता है, तुम भी कभी बाद में मेरा एहसान चुका देना। और साथ ही यह बात रेमी के लिए भी है। काई मन ही मन सोचता है, क्योंकि गेम के विपरीत जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता था, रियल वर्ल्ड में लगातार सतर्क रहना उसके शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत भारी पड़ चुका है। काई अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, इतना कि आर्मर पहने हुए भी उसकी हालत बस गिरने जैसी थी। फिर भी अपनी थकान छुपाते हुए काई उन तीनों से सख्त लहजे में कहता है, तुम लोग गार्ड्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और अभी के लिए एक अलग कमरे में जाकर वेट करो। जब तक तुम सच में अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाती, तब तक बिल्कुल भी रिलैक्स मत होना। हालांकि केलिन उसकी इस हद से ज्यादा सावधानी पर हल्की सी शिकायत करती है, लेकिन फिर भी वो और नीना दोनों दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हैं। उनकी आवाज में सच्चा रिस्पेक्ट था और एक ऐसा ग्रेटिट्यूड जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगी। लेकिन तभी रेमी अचानक धीरे से आगे बढ़ती है और जैसे उसे जाने से रोकना चाहती हो, वो काई के आर्मर को हल्के से पकड़ लेती है। उसके इस अचानक जेस्चर से काई एक पल के लिए रुक जाता है और फिर वो पहली बार सीधे रेमी की तरफ देखता है। लेकिन रेमी उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाती। वो नजरें झुकाए खड़ी रहती है, जैसे उसका मन अब भी उसे जाने देने को तैयार ना हो। फिर बहुत धीमी, झिझक भरी आवाज में रेमी बस इतना कहती है कि वो उसकी वार्निंग समझ गई है।
तभी वहां मौजूद नाइट्स का लीडर आगे आता है और पूरे हालात की कमांड अपने हाथ में ले लेता है। वो काई को भरोसा दिलाता है कि अब आगे की सारी व्यवस्था वो संभाल लेगा। ये सुनकर काई बिना ज्यादा कुछ कहे बस सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, फिर बाकी सब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। उधर बाकी नाइट्स तुरंत उन तीनों लड़कियों को सेफली अंदर ले जाने लगते हैं और उन तीनों लड़कियों की जान बचाने के लिए नाइट्स का लीडर इतना ज्यादा आभारी था कि वो एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ काई के सामने झुक जाता है और दिल से उसका धन्यवाद करता है। लेकिन काई इस फॉर्मल रिस्पेक्ट से पूरी तरह ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स का लीडर भावुक आवाज में फिर कहता है, प्लीज हमें आपको प्रॉपरली थैंक यू कहने दीजिए, हम सच में दिल से आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। काई घबराई हुई आवाज में तुरंत कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो आगे कहता है, खैर अब मैं टाउन के अंदर जा रहा हूं। इस पर नाइट्स का लीडर सम्मान से जवाब देता है, बिल्कुल, हम पूरे दिल से आपका हमारे शहर में स्वागत करते हैं। ये सुनकर काई हल्की झिझक के साथ बस इतना कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। ये कहने के बाद वो वहां से भागकर चला जाता है। जब काई वहां से भाग रहा होता है तो पीछे खड़े दो नाइट्स बस उसे जाते हुए हैरानी से देखते रह जाते हैं। फिर उनमें से एक अपने लीडर की तरफ देखकर पूछता है, सर, आखिरकार वो आदमी कौन था? नाइट्स का लीडर एक गहरी सांस लेकर कहता है, जो आदमी अभी हमारे सामने था वो सच में अनबिलीवेबल है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं और फिर वो धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, वो आदमी कोई इंसान नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है। और वो ऐसा बस यूं ही नहीं कह रहा था। वो गंभीर चेहरे के साथ कहता है, मैंने उस पर अप्रेजल स्किल इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरा स्किल उसे इंसान की तरह पहचान ही नहीं पाया। उसकी जगह मुझे जो दिखाई दिया वो था एक रेयर आइटम जो आमतौर पर सिर्फ लेवल 8 डंजन में ही मिलता है। बल्कि उसे बस इतना दिखाई दिया कि काई किसी रेयर डंजन आइटम की तरह रजिस्टर हो रहा है। मतलब उसकी रियल आइडेंटिटी, उसके ट्रू स्टैट्स और उसकी एक्चुअल एबिलिटीज सब कुछ पूरी तरह अनरीडेबल थी। ये सुनकर बाकी नाइट्स पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। उनके लिए ये कोई मामूली चीज नहीं थी, क्योंकि इतनी हाई रैंक डंजन को अब तक सिर्फ टॉप क्लैंस के एलीट मेंबर्स ही क्लियर कर पाए हैं। फिर वो सब याद करने लगते हैं कि कैसे उस मिस्टीरियस आर्मर्ड रेस्क्यूअर ने इतने खतरनाक रेड फ्रीड सिंडिकेट को भी आसानी से चकमा दे दिया और उन तीनों लड़कियों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस ले आया। उनकी नजर में काई अब सिर्फ एक रेस्क्यूअर नहीं था, वो एक वन मैन डिजास्टर था जो दुश्मनों के लिए आफत बनकर टूटा था। नाइट्स का लीडर आगे कहता है, पूरे रास्ते में काई ने हर डिसीजन सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर लिया था। सबसे पहले उन महिलाओं की सेफ्टी, बाकी सब उसके बाद। यहां तक कि शहर के अंदर कदम रखते वक्त भी उसने एक पल के लिए भी अपनी गार्ड डाउन नहीं की। वो लगातार आसपास की हर मूवमेंट, हर कॉर्नर, हर शकी चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करता रहा ताकि उन तीनों लड़कियों में से किसी को भी जरा सा नुकसान न पहुंचे। अब उनके लिए ये बात लगभग साफ हो चुकी थी कि काई कोई बिगिनर नहीं हो सकता। वो जरूर कोई ऐसा इंसान है जो ना जाने कितनी लड़ाइयों से गुजर चुका है। लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काश मैं उस आर्मर के पीछे छिपा चेहरा देख पाता। उनके दिमाग में काई की इमेज अब एक मिस्टीरियस सेवियर की बन चुकी थी, एक ऐसा वॉरियर जिसने बिना नाम बताए सबकी जान बचाई और फिर क्वाइटली शहर में गायब हो गया। तभी एक दूसरा नाइट अपने लीडर से थोड़ा घबराए हुए लेकिन हैरानी भरे अंदाज में कहता है, तुमने उसकी आइडेंटिटी प्रॉपरली वेरीफाई भी नहीं की? ये तो प्रैक्टिकली अपनी ड्यूटी ब्रीच करने जैसा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से ये डेंजरस भी हो सकता था। लेकिन नाइट्स का लीडर तुरंत जवाब देता है। वो कहता है, बकवास मत करो, हम अपने सेवियर के साथ किसी क्रिमिनल जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। उसके लिए काई कोई सस्पेक्ट नहीं है, वो एक हीरो है और उस मोमेंट में उसे रोककर इंटेरोगेशन करना सीधा उसका इंसल्ट होता। तभी उसके साथी नाइट्स को अचानक एक और बात याद आती है। वो कहते हैं, रेस्क्यू के दौरान काई ने उन 3 लेजेंडरी पोशंस को इतनी कैजुअली इस्तेमाल किया था जैसे वो कोई रेयर ट्रेजर नहीं बल्कि आम चीज हो। ये बात याद आते ही उनमें से एक नाइट धीरे से कहता है, हाँ, अब मैं जब इस बारे में सोचता हूं तो उसकी वो इनसेन रैंक बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। मेरा मतलब है, जो इंसान ऐसी प्राइसलेस आइटम्स को बिना एक पल सोचे खर्च कर दे, वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी हंटर नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आता है। वहां मौजूद कैप्टन को तो इन लेजेंडरी पोर्टियंस के बारे में पता ही नहीं था। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर अपने आदमियों की तरफ देखता है। तभी उसके नाइट्स उसे पूरी डिटेल में बताते हैं कि ये सब उन्होंने खुद उन तीनों लड़कियों से सुना है। उनके मुताबिक वो तीनों काफी देर से दर्द, कमजोरी और इंजरीज से जूझ रही थीं।
लेकिन उस मिस्टीरियस आर्मर्ड मैन ने बिना एक पल की झिझक के वो लेजेंडरी पोशन उन्हें दे दिया, और जैसे ही उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, तीनों की हालत इंस्टेंट ठीक हो गई। उनकी कमजोरी, उनकी इंजरीज और शरीर पर पड़ा सारा बुरा असर, सब कुछ पल भर में गायब हो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात सिर्फ इतनी नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने यह सब करते वक्त जरा भी नहीं सोचा। ना उसने कोई रिवॉर्ड मांगा, ना कोई फेवर, ना ही कोई कंडीशन रखी। बस उसे उन लड़कियों की जान बचानी थी, इसलिए उसने वो प्राइसलेस पोशन बिना कुछ सोचे उन्हें दे दिया। ये कहने के बाद वो दोनों नाइट्स डिसबिलीफ में हंस पड़ते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो आदमी पागल है या फिर कोई लेजेंडरी हंटर। उनकी बातें सुनकर नाइट्स का लीडर भी पूरी तरह स्टंट रह जाता है। अब उसे भी सिचुएशन की सीरियसनेस पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो बिना एक पल घमवाए तुरंत अर्जेंट ऑर्डर देता है। इस मैटर की रिपोर्ट तुरंत हायर अप्स तक पहुंचनी चाहिए, और हंटर्स गिल्ड को भी इसकी अभी के अभी खबर भेजो। उनको बताओ शहर में एक ऐसा मिस्टीरियस वॉरियर आ चुका है जिसकी आइडेंटिटी अननोन है, जिसकी पावर को पढ़ पाना नामुमकिन है, जिसकी रैंक हमारी समझ से कहीं ऊपर है। और उसकी बात सुनते ही सारे नाइट्स घबराकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें उन लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिन्हें काई ने बचाया था। सबसे पहले रिवील होती है कैलिन की आइडेंटिटी। असल में कैलिन हाईएस्ट नोबिलिटी के एक ड्यूक हाउस की बेटी है। मतलब वो सिर्फ किसी रिच फैमिली की लड़की नहीं है, बल्कि एम्पायर की हाईएस्ट नोबल लिनियजेस में से एक से बिलोंग करती है। यानी काई ने अनजाने में सीधे टॉप टियर एरिस्टोक्रेसी की बेटी को रेस्क्यू किया था। फिर हमें पता चलता है कि नीना भी कोई सामान्य लड़की नहीं है। वो होली चर्च की फाउंडिंग ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। यानी चर्च के लिए उसका नाम सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, सिंबॉलिक और पॉलिटिकल वैल्यू भी रखता है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो इसका असर सिर्फ फैमिली तक नहीं, पूरे रिलीजियस ऑर्डर तक जा सकता था। और फिर आती है रेमी की बारी। पता चलता है कि रेमी एक ऐसे पावरफुल लीडर की बेटी है जो काउंटलेस कमर्शियल ऑन ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरसी करता है। मतलब उसका परिवार प्रैक्टिकली व्यापार, धन और इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक जायंट पावर है। अब जाकर सबको समझ आता है कि यह रेस्क्यू कितना बड़ा था। काई ने सिर्फ 3 लड़कियों को नहीं बचाया, उसने एम्पायर के 3 अलग अलग पावर पिलर्स को कोलैप्स होने से बचाया था। और यही रीजन था कि उसके इस फीट की वैल्यू हर मिनट के साथ और बढ़ती जा रही थी। नैरेटर बताता है कि सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उनकी जान बचाने के बाद उसने कोई रिवॉर्ड लेने से साफ मना कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आदमी कोई साधारण फाइटर नहीं था, क्योंकि उसके पास लेवल 8 डंजन से मिला हुआ एक आइटम था जो इस बात का साफ सबूत था कि वो एक बेहद एक्सपीरियंस्ड हंटर है। नाइट्स के लीडर को लगता है कि अब इसमें जरा भी शक नहीं बचा। वो आदमी बिना किसी डाउट के एम्पायर की डायरेक्ट कंट्रोल कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। एक ऐसी सीक्रेट फोर्स जिसे लोग पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ इन सब गलतफहमियों और अंदाजों से बिल्कुल अनजान हमारा हीरो आखिरकार पहली बार अल्दिया सिटी को अपनी आंखों के सामने देखता है। और जैसे ही वो शहर को ध्यान से देखता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ की स्ट्रीट्स, यहाँ के हाउसेस, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस गेम में था। वो सच में उस दुनिया के अंदर खड़ा था जिसे वो पहले सिर्फ खेलता था। काई एक बिल्डिंग को देखकर कहता है, यहां से तो मुझे ट्रेजर हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग भी साफ दिखाई दे रही है, जिसे मैं गेम में काउंटलेस टाइम्स विजिट कर चुका हूं। हालांकि उसका मन करता है कि वो हर जगह घूमे और एक्सप्लोर करे, लेकिन उसका शरीर इतना थक चुका है कि वो लगभग गिरने की हालत में है। सड़क पर चल रहे लोग लगातार उसे घूर रहे हैं। जब एक छोटा लड़का उसे खास तौर पर घूरता है तो काई सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। वो तो ये सोचकर आया था कि शहर में लोग हैवी आर्मर पहनकर घूमेंगे, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि उसका खुद का रेयर गियर हल्का सा ग्लो कर रहा है और वही सबका अटेंशन खींच रहा है। थकान से चूर काई डिसाइड करता है कि अब उसकी टॉप प्रायोरिटी है किसी इन तक पहुंचना। तभी अचानक एक छोटी लड़की दौड़कर आती है और उसका पैर पकड़ लेती है। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, वाओ, आप तो बहुत अमेजिंग लग रहे हो। पूरी तरह सरप्राइज हुआ काई बीच सड़क में ही फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ एक ग्रैंड मैंशन के अंदर राहत की एक जोरदार आवाज पूरे हॉलवे में गूंजती है। कैलिन के पिता आंखों में आंसू लिए उसे कसकर गले लगाते हैं और राहत में रोने लगते हैं। कैलिन अपने पिता से कहती है, अब आपको इतना रोने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप कब तक यूं ही रोते रहोगे। इस इमोशनल माहौल के बीच उसके पिता अचानक नोटिस करते हैं कि कैलिन बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। वो तुरंत अपनी हरकत के लिए माफी मांगते हैं। कैलिन मुस्कुराते हुए बताती है कि उसकी टांग एक लेजेंडरी पोटियन से ठीक हुई है।
वो हल्का सा घूम कर दिखाती है कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वो अपने पिता को बताती है कि उस मिस्टीरियस नाइट ने लेजेंडरी पोर्टियन ऐसे कैजुअली निकाल दिया जैसे वो कोई आम चीज हो। और एक्साइटमेंट में आकर वो आगे कहती है कि उस वॉरियर ने बिना किसी हेजिटेशन के वो पोशन मुझे दे दिया, और जब मैंने उसे धन्यवाद कहना चाहा तो उसने बड़ी अजीब सी बात कह दी, कभी मौका मिले तो बस एहसान चुका देना। मुझे यकीन है उसे पता होगा कि मैं ड्यूक की बेटी हूं, लेकिन फिर भी उसने कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मांगा। ये सुनकर कैलिन के पिता हैरान हो जाते हैं, फिर डिटेल्स कंफर्म करने के लिए रिटर्न रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं। रिपोर्ट हाथ में लिए उसका फादर पूछता है कि क्या यह कंफर्म है कि सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस एजेंट ने सभी लड़कियों को रेस्क्यू किया। यह सुनकर केलिन पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके फादर ने ही काई को भेजा था, लेकिन वो तुरंत डिनाई कर देते हैं, ये बताते हुए कि उनका किसी ऐसे पावरफुल इंसान से कोई कनेक्शन नहीं है। केलिन को काई की वो अधूरी और अजीब सी एक्सप्लेनेशन याद आने लगती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसका असली मकसद क्या था, हमें बचाने का। उसके फादर स्पेकुलेट करते हैं कि एक एजेंट होने के नाते काई का मिशन शायद किडनैपर्स को टारगेट करना रहा होगा। वो ये भी थियोरी देते हैं कि काई के पास रेड फ्रीड के बारे में एडवांस्ड इंटेलिजेंस थी, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका मिशन रेड फ्रीड को पकड़ना था या कैलिन और बाकी लड़कियों को बचाना था। इसलिए वो एक ऑफिशियल थैंक यू लेटर भेजने का फैसला करते हैं। कैलिन अपने फादर की हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है, लेकिन उसके फादर उसे वार्न करते हैं कि इससे काई और डेंजर में पड़ सकता है। वो समझाते हैं कि एक एजेंट की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपोज होना सीधे मौत को बुलाने जैसा है। ये सुनकर कैलिन हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं जिसमें कई काम करता है। उसके फादर हाँ में जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि 2 दिन पहले एक मैसेज आया था जिसमें कंफर्म हुआ कि पूरा रेड फ्रीड सिंडिकेट वेफर टाउन के पास कैप्चर कर लिया गया है। वेफर टाउन का नाम सुनते ही केलिन को सब समझ में आ जाता है। काई को पहले से पता था कि विलन्स वही हैं, और इसी वजह से उसने उन्हें साउथ के लंबे रूट पर ले जाया था ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड किया जा सके। रिपोर्ट को ध्यान से देखते हुए उसके फादर कहते हैं कि अब उनके सस्पिशंस कंफर्म हो गए हैं। वो मानते हैं कि जिसने रेड फ्रीड को कैप्चर किया वो कोई और नहीं बल्कि इंपीरियल डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट वेडर है। वेडर का नाम सुनते ही केलिन हैरान रह जाती है और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। ये एक लेजेंडरी कोवर्ट यूनिट है जो सीधे इंपीरियल कैपिटल के अंडर काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसमें दुनिया के सबसे इलीट ट्रेजर हंटर्स शामिल होते हैं, एक ऐसी फोर्स जो स्किल में अनमैच्ड है, इलीट्स में भी इलीट्स, और एम्पायर के एनिमीज के लिए एक डर का नाम। उसके फादर कंक्लूड करते हैं कि काई शायद वर्डर में कमांड पोजीशन पर है और उसे कंप्लीटली अकेले ऑपरेट करने की अथॉरिटी है। वो केलिन को सख्त वार्निंग देते हैं कि वो कभी भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील न करे। ये सब सुनकर केलिन बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन क्वाइटली अग्री करती है कि वो उसका सीक्रेट सेफ रखेगी। उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो काई को उसकी यूनिक आर्मर के जरिए ट्रैक करेंगे। फिर ड्यूक केलिन को ऑर्डर देते हैं कि वो लिफिया नाम की किसी लड़की को ढूंढे ताकि उनके रेस्क्यूअर को इनवाइट किया जा सके। केलिन तुरंत एक्साइटमेंट के साथ वहां से निकल जाती है अपने फादर के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। अकेले रह जाने पर ड्यूक अपनी चेयर पर बैठकर डीप थॉट में डूब जाते हैं। वो मन ही मन कसम खाते हैं कि जिसने उनकी डॉटर की जान बचाई है उसका एहसान वो जरूर चुकाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। उन्हें पूरा यकीन है कि बाकी बचाई गई लड़कियों के परिवार भी इक्वली पावरफुल हैं और वो भी शायद यही सोचते होंगे। अगले दिन काई को आखिरकार थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलता है। वो एक इन में बैठकर आराम से अच्छा खाना एंजॉय कर रहा होता है। एक फ्रेंडली इनकीपर मुस्कुराते हुए उसे देखता है, खुश होता है कि ये यंग एडवेंचरर इतने मजे से खाना खा रहा है। लेकिन फिर वो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या वही ब्लैक आर्मर पहनने वाला इंसान है। इनकीपर आगे कहता है कि वो बाकी शोर शराबा करने वाले एडवेंचर से काफी अलग है। फिर वो गेस करता है कि काई यहाँ का लोकल इंसान नहीं है। फिर वो काई से पूछता है कि वो कहाँ से आया है, जिसका काई अजीब सा आंसर देता है। तभी उनकी बातचीत अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब एक नाइट इन में झांकता है और फिर वो जोर से पूछता है कि क्या यहाँ किसी ने ब्लैक आर्मर पहने हुए एक इंसान को देखा है। इनकीपर और काई दोनों इस डायरेक्ट क्वेश्चन से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। उनके शॉक्ड एक्सप्रेशंस ही सब कुछ बता देते हैं। अब मिस्टीरियस हीरो की तलाश ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। घबराया हुआ काई तुरंत इनकीपर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उन लोगों से छुपा ले जो उसे ढूंढ रहे हैं। इनकीपर हकलाने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ड्यूक के आदमी उसके पास ही आ रहे हैं। तभी एक नाइट उसके पास आकर ब्लैक आर्मर पहने हुए एक इंसान के बारे में पूछता है। काई डेस्परेटली इनकीपर से हेल्प मांगता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा।
डर के बावजूद इनकीपर हिम्मत जुटाता है और झूठ बोल देता है कि ऐसा कोई इंसान यहां नहीं आया। थोड़ी देर के लिए डेंजर टल जाता है और दोनों वहां पर अकेले रह जाते हैं। इनकीपर झुककर धीरे से काई से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी होली चर्च की एक नन आकर वही सवाल दोबारा पूछती है, क्या तुमने यहां ब्लैक आर्मर पहने हुए किसी व्यक्ति को देखा है? अब इनकीपर और भी पैनिक हो जाता है क्योंकि ये एक और पावरफुल फैक्शन की मेंबर है। काय फिर से इनकीपर से साइलेंस बनाए रखने की रिक्वेस्ट करता है। मजबूरी में इनकीपर दूसरी बार झूठ बोलता है और नन से कहता है कि ऐसा कोई आदमी यहां नहीं आया। नन उसकी बात मानकर उसे धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। अभी वो लोग थोड़ा संभल भी नहीं पाते कि एक और नाइट अचानक अंदर घुस आता है। काई तुरंत सिर झुकाकर इनकीपर से फिर से मदद की गुजारिश करता है। घबराहट के बावजूद इनकीपर हिम्मत जुटाता है और तीसरी बार झूठ बोलते हुए साफ इनकार कर देता है कि यहां कोई ब्लैक आर्मर पहने हुआ आदमी नहीं आया। नाइट आखिरकार वहां से चला जाता है, खुद से बड़बड़ाते हुए कि उसका टारगेट आखिर गया कहां। अब सच में दोनों अकेले रह जाते हैं। इनकेपर घबराते हुए काई की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें तीनों सबसे ताकतवर फैक्शंस क्यों ढूंढ रहे हैं? उसके चेहरे पर साफ डर दिखता है। उसे एहसास हो जाता है कि काई अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत उसके दरवाजे तक ले आया है। काई कहता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं, शायद अनजाने में मैंने कुछ गलती कर दी है। इनकेपर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इतने सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें खुद ही नहीं पता कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। काई घबराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? उधर एक लग्जूरियस रूम में केलिन की बड़ी बहन केलिन को चेक कर रही होती है। केलिन इंसिस्ट करती है कि वो अब पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसके पैर को हल्के से पकड़कर कंफर्म करती है कि लेजेंडरी एलिक्सर ने सच में उसकी टांग को पूरी तरह हील कर दिया है। केलिन मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी बहन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने इंजरी के दौरान हमेशा उसका ख्याल रखा। केलिन की बड़ी बहन कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा पैर अब पूरी तरह ठीक हो गया है, लेकिन अब जब हमारी रोज की रूटीन खत्म हो गई है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर वो चिंतित होकर कहती है, आखिरकार हम अब तक उस मिस्टीरियस हंटर को ढूंढ क्यों नहीं पाए, जबकि हमें पता है कि वो ब्लैक आर्मर पहनकर घूम रहा है। केलिन फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि काई जानबूझकर उनसे छुप रहा है। उसकी बड़ी बहन बताती है कि उसके फादर ने उसे पूरी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। केलिन अपनी बड़ी बहन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि काई को उस कीमती एलिक्सर को इस्तेमाल करने की सजा तो नहीं मिलेगी? केलिन की बड़ी बहन उसे कहती है, मैं समझ सकती हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो केलिन, लेकिन अभी हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ शांति से संभाल लिया जाए। केलिन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, उसने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि हम बिना सोचे समझे उस कीमती एलिक्सर का इस्तेमाल कर लें। केलिन की बड़ी बहन गैस करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन छुपा सके और अपना कवर मेंटेन रखे। केलिन कहती है, बस ऐसा ना हो कि उसे इस चीज की कोई कड़ी सजा मिल जाए। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ती है, तुम्हें इतना उदास देखना तो बहुत रेयर है केलिन। केलिन थोड़ा शर्माते हुए कहती है, वो अकेला ही हमें बचाने आया था, तो अगर मैं ऐसा फील कर रही हूं तो इसमें गलत क्या है? इस पर उसकी बड़ी बहन हंसते हुए कहती है, अरे मैंने कब कहा कि ये कोई बुरी बात है? ये सुनकर केलिन थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और बस हल्का सा पाउट करती है। फिर उसकी की बड़ी बहन काल्मली कहती है कि तुम्हारा रेस्क्यूअर कितना अमेजिंग है, जो अपनी जान रिस्क में डालकर तुम सबको बचाने आया, यहां तक कि ये जानते हुए भी कि इसके लिए उसे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के सामने जिम्मेदार ठहराया जा। फिर वो आगे कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि नीना और रेमी भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रही है जैसा तुम फील कर रही हो। उन सबकी बस एक ही इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके वो उस आदमी से मिले और उसे पर्सनली थैंक कर सके। लेकिन तभी केलिन अचानक थोड़ा बोल्डली बोल पड़ती है कि उन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई उसके बारे में सोचता है तो वो खुद है। ये सुनकर केलिन की बड़ी बहन हंसते हुए कहती है, तुम इस बात को लेकर इतना परेशान मत हो। उधर वापस इनमें इनकीपर काई से कहता है कि उसने टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब इस तरह छिपते रहना तुम्हारे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। वो बताता है कि पूरे टाउन में रूमर्स आग की तरह फैल चुके हैं और अब तुम्हारी तलाश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये सुनकर काई तुरंत समझ जाता है कि अगर कोई दूसरा सस्पेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। इनकीपर सीधा उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि उनका डिस्क्रिप्शन तो पूरी तरह तुम पर ही फिट बैठता है। यह सुनते ही काई के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो इनकीपर से पूछता है, अगर वो रूमर सच निकले तो फिर मुझे किस तरह की सजा मिल सकती है?
इनकीपर यह सुनकर कहता है, कम से कम पनिशमेंट भी यही होगी कि शायद तुम्हें इस टाउन में दोबारा कभी कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी, और खासकर तब जब इस पूरे मामले में बिग थ्री तक इन्वॉल्व हों। इनकीपर मानता है कि सिचुएशन सच में बहुत रफ है, लेकिन फिर वो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है। वो कहता है, सबसे पहले किसी भी हालत में इन मत बदलना। क्या यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इनकीपर बताता है कि पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि जो भी तुम्हारा लोकेशन बताएगा उसे पूरे 3 मिलियन गोल्ड का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनते ही काई लिटरली शॉक में जम जाता है। वो तुरंत चौंक कर पूछ बैठता है, अगर इतना बड़ा रिवॉर्ड है तो तुमने मुझे 3 मिलियन गोल्ड के लिए बिट्रे क्यों नहीं कर दिया। इनकीपर बिल्कुल काम टोन में जवाब देता है कि अब वो इस मामले में बहुत अंदर तक फंस चुका है और उसकी समझ से काई कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। काई तुरंत इस बात को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकेपर के चेहरे पर आई वो हल्की सी नोइंग स्माइल साफ बता रही होती है कि उसे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं है। काई वहां से जाते हुए कहता है, खैर आज मैं इस टाउन को थोड़ा अच्छे से घूम लेता हूं और कल मैं अपना आर्मर पहनकर चुपचाप इस टाउन से निकल जाऊंगा। काई की बात सुनकर इनकीपर कहता है, अच्छा ऐसा है, खैर जो भी हो ये टाउन काफी अच्छा है, जाओ थोड़ा घूमो फिरो और मजे करो। कुछ ही देर बाद काई टाउन की भीड़भाड़ से भरी सड़कों पर निकल पड़ता है, इस इरादे के साथ कि उसके पास यहां जितना भी थोड़ा बहुत वक्त बचा है वो उसे पूरी तरह जिएगा और हर पल का पूरा फायदा उठाएगा। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक फैमिलियर जगह पर पड़ती है। वो था एक पुराना क्लॉक टावर। उसे देखते ही काई के मन में आता है कि शायद जाने से पहले उसे इस जगह पर एक आखिरी बार विजिट कर लेना चाहिए, लेकिन तभी अगले ही पल काई का चेहरा हल्का सा बिगड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उस टावर की एंट्री फी कितनी एक्सपेंसिव है। फिर भी ये सोचकर कि शायद कल के बाद उसे यहां आने का चांस ही न मिले, वो डिसाइड करता है कि आज ये प्राइस देना वर्थ इट है। क्लॉक टावर के अंदर काई सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरकार टॉप फ्लोर तक पहुंचता है वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक मिस्टीरियस रेड हेयर्ड वुमन खड़ी होती है जिसने एक एलिगेंट ड्रेस पहन रखी होती है और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी मास्क लगा होता है। उसे देखते ही काई कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिरकार ये औरत कौन है। तभी वो महिला काई को देखते हुए बेहद काल्म और कंपोज्ड अंदाज में उसे ग्रीट करती है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि काई कौन है। उसे याद आता है कि गेम में एक रूमर था, क्लॉक टावर के अंदर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही सोचने लगता है, क्या ये सच में वही मिस्ट्री कैरेक्टर है। बस यही सोचकर वो तुरंत खुद को मेंटली अलर्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि फिलहाल उसे बहुत कैशियसली बिहेव करना होगा। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहते हैं। उनके सामने फैला होता है नीचे का पूरा शहर, जो गोल्डन रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा होता है। कुछ पल की उस खामोशी को तोड़ते हुए वो मिस्टीरियस वुमन धीरे से कहती है, यहाँ का सीनरी माइंड क्लियर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काई नीचे फैले शहर की तरफ देखते हुए उसकी बात से चाहकर भी डिसएग्री नहीं कर पाता। फिर वो मिस्टीरियस वुमन काई की तरफ देखकर पूछती है, वैसे तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों आए हो। इस पर काई हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि शायद वो भी यहाँ उसी रीजन से आया है जिस रीजन से वो खुद यहाँ आई है, यानी अपना माइंड क्लियर करने के लिए। तभी अचानक वो वुमन टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता है जो ब्लैक आर्मर पहने हुए था। ये सवाल सुनते ही काई अंदर से एकदम चौंक जाता है। फिर भी वो अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए कैजुअली जवाब देता है कि हाँ, ब्लैक आर्मर मैन तो अभी पूरे टाउन का हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ है। वो मिस्टीरियस लेडी बताती है कि कई लोग उस हीरो को ढूंढ रहे हैं और वो खुद भी उन्हीं में से एक है। वो उससे पर्सनली मिलना चाहती है। ये सुनकर काई और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे पूछता है, इतने सारे लोग उसे इतनी बुरी तरह क्यों ढूंढ रहे हैं, और फिर थोड़ा सस्पिशियस होकर पूछता है, कहीं उस ब्लैक आर्मर्ड फिगर ने कोई क्राइम तो नहीं कर दिया। लेकिन मास्क्ड वुमन तुरंत उसकी इस गलतफहमी को दूर कर देती है। वो काम वॉइस में कहती है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। उसी वक्त क्लॉक टावर के नीचे से कुछ और सर्च पार्टीज गुजरती हुई दिखाई देती हैं और ये नजारा पूरे माहौल को और भी सस्पिशियस बना देता है। अब काई खुद को रोक नहीं पाता और वो फिर से उससे पूछता है कि आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढने का असली रीजन क्या है। लेकिन उस महिला का जवाब उतना ही सिंपल और उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो हल्के से माफी मांगते हुए कहती है कि अनफॉर्चुनेटली
ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। ये सुनकर काई शहर की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर एक लंबी सांस छोड़ता है। कम से कम अब उसे ये तो पता चल गया था कि लोग उसे किसी बुरी वजह से नहीं ढूंढ रहे, और ऑनेस्टली उसके लिए फिलहाल इतना जान लेना ही काफी था। लेकिन तभी पीछे से उस मास्क्ड वुमन की आवाज आती है। वो बताती है कि उसका एस्कॉर्ट क्लॉक टावर के बाहर पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वो मास्क्ड वुमन जाने के लिए मुड़ती है, काई उसे अचानक रोकते हुए कहता है, शायद बहुत जल्द आपको उस ब्लैक आर्मर पहने हुए व्यक्ति के बारे में कुछ पता चल जाएगा। काई की बात सुनकर वो मिस्टीरियस वुमन हल्के से मुस्कुराती है, फिर उसकी तरफ देखते हुए बेहद विनम्र अंदाज में कहती है, मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इतना कहकर वो मिस्टीरियस वुमन क्लॉक टावर से नीचे उतरने लगती है, और काई बस वहीं खड़ा उसे सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखता रह जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो मिस्टीरियस वुमन कौन थी। टावर के बाहर वो मिस्टीरियस वुमेन कैरेज में बैठी, जहां अंदर पहले से केलिन उसका इंतजार कर रही थी। उत्साहित और अधीर रेड हेड लड़की ने इंसिस्ट किया कि शहर में सर्च करते समय उन्हें मास्क पहनने चाहिए, ताकि वे काई को ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किए बिना ढूंढ सकें। केलिन की बहन ने तुरंत उसे टीज करना शुरू कर दिया और शिकायत की कि उसे सिर्फ केलिन की किसी रेकलेस स्कीम में एक्स्ट्रा की तरह घसीट कर लाया गया है। मास्क्ड वुमन हल्के से हंस पड़ी और छोटी लड़की के बोल्ड बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगी। आखिर में उसने माना कि वह बस खुश थी कि उसकी बहन उसे टावर से लेने आ गई। कैरेज की यात्रा के दौरान मास्क्ड वुमन ने बताया कि उसकी मुलाकात क्लॉक टावर पर एक यंग मैन से हुई थी। उस जगह से जुड़ी रूमर्स को जानते हुए केलिन को तुरंत शक हुआ कि वह अजनबी शहर की सर्च एफर्ट्स की जांच कर रहा था। शांत मुस्कान के साथ महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि शुरुआत में उसे भी थोड़ा शक हुआ था, लेकिन उनकी बातचीत बिल्कुल शांत थी और उसमें कोई हिडन मोटिव नहीं था। मास्क्ड वुमन के लिए वह पल एक रेयर और अजीब तरह से सुकून देने वाला अनुभव था। उसने बताया कि उसने सावधानी से उससे ब्लैक नाइट के बारे में सिर्फ उसे टेस्ट करने के लिए पूछा था, लेकिन उस यंग मैन को कुछ भी पता नहीं लगा। निराश होकर केलिन बड़बड़ाई कि उसके पिता को तो अब शक होने लगा है कि शायद काई शहर छोड़कर जा चुका है। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के मास्क्ड वुमन को टावर वाले उस युवक की एक खास बात याद आई। यह सुनते ही केलिन एकदम शांत हो गई। तेज जिज्ञासा के साथ उसने पूछा कि वह आदमी आखिर दिखता कैसा था। महिला ने बताया कि वह एक हैंडसम यंग मैन था, जिसकी प्रेजेंस काफी काम थी और उसके चेहरे के बाईं तरफ एक स्कार था। यह सुनते ही केलिन जोर से चिल्लाई कि ब्लैक नाइट के चेहरे पर भी बिल्कुल वही स्कार है। बिना एक पल गंवाए उसने डेस्परेशन में कैरेज की खिड़की खोल दी और फिर ड्राइवर पर चिल्लाते हुए उसने तुरंत कैरेज घुमाकर वापस टावर की ओर जाने का आदेश दिया। उसकी रिएक्शन देखकर उसकी बहन चौंक गई और पूछ बैठी कि क्या वह सच में इतनी वाइल्ड कंक्लूजन पर पहुंच गई है। लेकिन केलीन उस कंक्लूजन से पूरी तरह हिल चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि टावर पर मिला वह अजनबी असल में डिस्गाइज में काई ही था। नाराज होकर उसने कहा कि किसी ने उसे पहले यह बात क्यों नहीं बताई। उसने समझाया कि वह स्कार ऐसी चीज थी जिसके बारे में सिर्फ उसे और उसके पिता को पता था। उसकी बहन आखिरकार उस डिटेल की अहमियत समझ गई और शॉक्ड साइलेंस में चली गई। कैरेज ने सुनसान सड़क पर अचानक तेज मोड़ लिया और तुरंत वापस दौड़ पड़ा। जैसे ही कैरेज रुका, दोनों बहनें जल्दी से बाहर निकलीं और पूरी ताकत से क्लॉक टावर की तरफ भागने लगीं। उम्मीद से भरी हुई वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि काई उनके पहुंचने से पहले गायब हो जाए। लेकिन जब वे ऊपर पहुंची, तब तक दोनों की सांसें फूल चुकी थीं और केलिन की निराशा के लिए टेरेस पहले ही खाली हो चुका था। काई वहां से जा चुका था। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में ट्रेजर हंटर्स गिल्ड का हेडक्वार्टर्स मौजूद था। अंदर गिल्ड मास्टर लगभग पागल होने की हालत में था, क्योंकि उसे अब तक ब्लैक नाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि मास्क्ड मैन शायद इंपीरियल फोर्स के उस खास ग्रुप का सदस्य था जिसे वर्टार कहा जाता है। उसके हिसाब से काई ने अकेले ही इलाके के 3 सबसे शक्तिशाली परिवारों की बेटियों को बचाया था, साथ ही रेड फ्रीड सिंडिकेट को भी पूरी तरह कुचल दिया था। पूरे मामले को देखते हुए गिल्ड लीडर ने कहा कि इतने बड़े नोबल फैमिलीज की बेटियों का किडनैपिंग करना प्रैक्टिकली एम्पायर पर हमला करने जैसा था। ऐसे क्राइसिस में वर्टर का पर्सनली इंटरवीन करना और मामले को हैंडल करना बिल्कुल लॉजिकल लगता था। अपनी चिंता बढ़ाते हुए उसने शिकायत की कि शहर में अब तक कोई भी उस नाइट से प्रॉपरली कांटेक्ट तक नहीं कर पाया है। हालत इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि गिल्ड मास्टर ने अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। लेकिन तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और रिसेप्शनिस्ट घबराई हुई अंदर आई और पैनिक में बोली कि मास्क्ड मैन अभी अभी गिल्ड में दाखिल हुआ है। गिल्ड मास्टर को पहले लगा कि यह कोई मजाक है, इसलिए उसने उसे बेवकूफी बंद करने को कहा,
लेकिन रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आ गया कि बात सच है। मेन हॉल में खड़ा वह डरावना ब्लैक आर्मर पहले ही वहां मौजूद हर हंटर का ध्यान अपनी ओर खींच चुका था। गिल्ड मास्टर तुरंत भागता हुआ बाहर आया ताकि वो उस विजिटर का स्वागत कर सके। उसके पीछे रिसेप्शनिस्ट हंसी रोकते रोकते लगभग फट पड़ी, क्योंकि उसका एटीट्यूड एकदम पल भर में बदल गया था। बाकी हंटर्स भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। वे आपस में कमेंट कर रहे थे कि उनका हमेशा रफ रहने वाला गिल्ड लीडर अचानक कितना अब्सर्डली पोलाइट बन गया है। पसीने से तर गिल्ड लीडर ने घबराहट में पूछा कि इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत आखिर गिल्ड में किस वजह से आई है। अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश करते हुए काई ने जवाब दिया कि वह तो बस इधर थोड़ा घूमने और जगह देखने आया था। गिल्ड मास्टर ने तुरंत उसे बेहद एग्जैगरेटेड कोर्टसी के साथ वेलकम किया और गिल्ड पर अपनी मौजूदगी का सम्मान देने के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। काय के उस साधारण से थोड़ा घूम कर देखने आया हूं वाले कमेंट पर उसने अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनानी शुरू कर दी। उसने मान लिया कि यह कोई कैजुअल विजिट नहीं, बल्कि छिपकर जानकारी जुटाने की कोशिश थी। कुछ ही सेकंड में उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि उससे इतने ऊपर लेवल के इंसान को आउटप्ले करने की कोशिश करना बेकार है। सीधी बात में गिल्ड लीडर ने खुद को यकीन दिला दिया कि वह किसी टेरिफाइंग स्ट्रैटेजिक मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। वह खुद कभी वर्टर ज्वाइन करने का सपना देख चुका था, लेकिन उसके पास कभी इतनी ताकत नहीं थी कि क्वालिफाई कर सके। अब जब उसके सामने उस आइडियल का लिविंग एम्बॉडीमेंट खड़ा था, तो वह दोनों के बीच का अंतर साफ महसूस कर सकता था। अपना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बनाए रखते हुए उसने मास्क्ड वॉरियर को अपने ऑफिस में आने का निमंत्रण दिया, अगर वह गिल्ड को और इंस्पेक्ट करना चाहता हो। काई ने तुरंत हां कर दी, क्योंकि उसे लगा कि शायद गिल्ड में विजिटर्स के साथ ऐसा व्यवहार नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, नीचे पूरा हॉल गॉसिप से भर उठा। टेबल्स पर बैठे हंटर्स तुरंत थियरीज बनाने में लग गए। कई लोगों को पूरा मामला सिर्फ ड्रामा और बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई रूमर्स जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ हंटर्स ने नोटिस किया कि उस आदमी की कंपोजर किसी ऑर्डिनरी इंसान से कहीं ज्यादा काम थी। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वॉरियर पूरी तरह गार्ड डाउन करके चल रहा था, मानो वह बस किसी अटैकर के पहले मूव का इंतजार कर रहा हो। यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इतना रिलैक्स्ड इंसान जरूर इतना ताकतवर होगा कि वहां मौजूद किसी को भी बिना मेहनत के खत्म कर सके। पूरे कमरे में सन्नाटा और ठंडक फैल गई। कुछ हंटर्स तो पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अगर क्लोज फाइट हुई तो पूरा गिल्ड मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अंदर ही अंदर कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठा कि शायद मास्क्ड नाइट इतना शक्तिशाली है कि एस रैंक बीस्ट को भी चैलेंज कर सकता है। उधर प्रोटैगनिस्ट खुद अंदर से परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि गिल्ड मेंबर्स उसके बारे में और भी रिडिकुलस लेजेंड्स फैलाने वाले हैं। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर बना झूठ और बड़ा और ज्यादा अनकंट्रोलेबल होता जा रहा हो। छोटी सी विजिट खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर खुद पर्सनली उसे एंट्रेंस तक छोड़ने आया। तनाव के कारण अभी भी पसीना बहा रहे काई ने उसी समय तय कर लिया कि वह दोबारा कभी उस गिल्ड के अंदर कदम नहीं रखेगा। मन ही मन फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए उसने सोचा कि उसे उम्मीद थी गिल्ड उसे सवाल जवाब करेगी, लेकिन वहां का पूरा एटमॉस्फेयर बेहद बिजार था। सबकी आंखों में दिख रहा मर्डरस फियर और रेवरेंस याद करके वह खुद कांप उठा। उसे सबसे ज्यादा परेशान यह बात कर रही थी कि ओरिजिनल गेम के विपरीत यहां गिल्ड मास्टर उससे रूड होने के बजाय जरूरत से ज्यादा पोलाइट था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हंटर्स ने उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना क्यों शुरू कर दिया। फिर भी सारी ऑकवर्डनेस के बावजूद इस ट्रिप का एक फायदा जरूर हुआ था। उसने शहर थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया था और उसका बोर्डम भी कम हो गया था। चलते रहने का फैसला करके वह दोबारा सड़क पर निकल आया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इतनी फ्लैशी आर्मर पहनकर शांति से साइट सीइंग करना नामुमकिन है। तभी उसके पीछे एक करे जाकर रुकी। कैलिन तुरंत बाहर कूदी, सीधे उसकी तरफ उंगली दिखाकर ट्रायम्फेंट आवाज में बोली कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। कैरिज पर बने क्रेस्ट को देखते ही काई वहीं जम गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कैलिन के नोबल हाउस की कैरिज थी। अपनी इरिटेशन बिल्कुल न छुपाते हुए कैलिन ने पूछा कि वह आखिर इतने समय से कहां छिपा हुआ था। साइड की तरफ वेगली इशारा करते हुए काई ने माना कि वह पूरे समय डाउनटाउन वाले इन में ठहरा हुआ था। यह सुनकर कैलिन शॉक्ड रह गई। उसने गुस्से में शिकायत की कि टैवर्न ओनर ने सीधे उसके मुंह पर झूठ बोला था जब उसने कहा था कि उसने ब्लैक नाइट को नहीं देखा। शरारती मुस्कान के साथ काई ने स्वीकार किया कि उसने इनकीपर से वही छोटा सा फेवर मांगा था। यह सुनते ही कैलिन का सारा कॉन्फिडेंस उतर गया। वह इस ह्यूमिलिएटिंग सच्चाई से स्पीचलेस हो गई कि एक बूढ़े टैवर्न कीपर ने उसे बेवकूफ बना दिया था। मामले को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए मास्क्ड मैन ने मजाक में कहा कि शायद वह बस छिपने में बहुत अच्छा है।
उसके जोक से अनॉयड होकर केलिन बड़बड़ाई कि उसे उसके कमजोर एक्सक्यूजेस और नहीं सुनने। तभी कैरेज के अंदर से एक मीठी फेमिनिन वॉइस सुनाई दी, जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। और जैसे ही काई ने वह आवाज सुनी, उसने सिर्फ आवाज और बालों से ही उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। क्लॉक टावर वाली महिला बड़ी ग्रेस के साथ कार्रिज से बाहर उतरी। अब उसने अपना मास्क हटा दिया था और फॉर्मली अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम लिफिया है। शांत और सिंसियर आवाज में उसने देरी के लिए माफी मांगी और एक बार फिर उन्हें बचाने के लिए काई का धन्यवाद किया। फिर उसने जेंटल टोन में पूछा कि क्या ब्लैक नाइट के पास अभी थोड़ा फ्री टाइम है। पहले से ही ट्रबल का अंदेशा लगाते हुए काई ने सावधानी से पूछा कि अगर वह यह इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले तो आखिर होगा क्या। कालिन ने तुरंत जवाब दिया कि उसे बस मैंशन चलकर फैमिली की तरफ से फॉर्मल ग्रैटिट्यूड रिसीव करनी है। लेकिन काई ने बिना एक पल गंवाए सीधे मना कर दिया। उसने कर्टली कहा कि वह बिजी है। इतना सब करने के बावजूद उसे सच में डर था कि अगर उसने किसी हाई रैंकिंग नोबल के सामने छोटी सी भी गलती कर दी तो शायद उसे सीधे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसकी नर्वसनेस महसूस करके दोनों बहनें हल्के से हंस पड़ीं, लेकिन केलिन का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का ब्लश करते हुए इंसिस्ट किया कि कम से कम इस बार तो वही फैमिली को प्रॉपरली थैंक करने का मौका दे। फिर वह उसके आर्मर्ड आर्म से लिपट गई और उसे प्रैक्टिकली खींचते हुए कैरेज की तरफ ले जाने लगी। पूरी तरह हार मानकर काई आखिर कैरेज में चढ़ गया और मन ही मन अपनी किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया। सफर के दौरान केलिन संतुष्ट मुस्कुरा रही थी। उसे खुशी थी कि आखिरकार उसने उस रनअवे हीरो को पकड़ लिया। लेकिन काई की नजर में यह किसी इनविटेशन से ज्यादा अरेस्ट होकर कस्टडी में ले जाए जाने जैसा लग रहा था। लिफिया ने भी अपनी ग्रेटिट्यूड जताई और कहा कि उसकी मदद ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई बल्कि पूरे डची की ऑनर भी बचा ली। ये सुनकर काई ने चुपचाप माना कि अब सारी केओस थोड़ी ज्यादा समझ आने लगी है। तभी केलिन ने फिर उसकी तरफ उंगली उठाई और कहा कि अभी एक बहुत जरूरी डाउट बाकी है जिसे उसे क्लियर करना है। हेलमेट के अंदर छिपा काई मन ही मन उसकी स्टिफ और इंटिमिडेटिंग टोन की शिकायत करने लगा। कुछ देर बाद केलिन खुद ही पेशेंस खो बैठी। उसने फॉर्मल बिहेवियर छोड़ दिया और वापस अपनी यूजुअल लाउड और फायरी पर्सनैलिटी में आ गई। ब्लैक नाइट ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा कि बात घुमाना बंद करे और सीधा पूछे कि वह क्या जानना चाहती है। केलिन ने बिना घुमाए सीधा सवाल कर दिया कि क्या उसने रेस्क्यू के दौरान लेजेंडरी पोशंस जैसी कीमती चीजें बिना सोचे समझे यूं ही खर्च कर दी थी। गिल्ट से भरी हुई उसने माना कि उसे लगने लगा था कि शायद वह शहर से इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। शांत और भरोसा देने वाली आवाज में वॉरियर ने कहा कि वे आइटम्स उसी के थे और इसमें कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर लिफिया की आंखें हल्की फैल गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि वे पोशंस सच में असली लेजेंडरी आइटम्स थे। फिर भी केलिन चिंतित रही। उसने पूछा कि इतनी बड़ी ट्रेजर जैसी चीज अपने पास रखना क्या डेंजरस नहीं है। बेचैनी से उसने उसे और डिटेल में बताने को कहा कि आखिर उसे ऐसी चीजें मिली कहां से। हेलमेट के अंदर काई पैनिक करने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा एक्सक्यूज बनाए जिससे वह इस कॉन्वर्सेशन से बच सके। चारों तरफ से घिरा महसूस करते हुए उसने समझ लिया कि अब उसे किसी तरह दोनों बहनों को भरोसा दिलाना ही पड़ेगा कि सब कंट्रोल में है। आखिरकार उसने कहा कि उसे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है और सबसे जरूरी बात सिर्फ यह थी कि केलिन की टांग ठीक हो गई। फिर शांत लेकिन अनएक्सपेक्टेडली चार्मिंग टोन में उसने केलिन से कहा कि उसे बस अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए और उसके प्रॉब्लम्स उसे खुद हैंडल करने देने चाहिए। ये सुनते ही छोटी रेड हेड लड़की का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और कैरेज के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। लिफिया भी काफी इम्प्रेस्ड हो गई। उसने एक बार फिर उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद कहा। माहौल बदलने की कोशिश करते हुए काई ने एक उंगली उठाई और कहा कि वह उनसे एक छोटा सा फेवर मांगना चाहता है। दोनों बहनों ने तुरंत उसकी तरफ ध्यान से देखना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि आखिर यह मिस्टीरियस रिक्वेस्ट क्या है। बाहर लग्जूरियस कैरेज लगातार शहर की सड़कों से गुजरती हुई ड्यूक के मैंशन की ओर बढ़ रही थी। असामान्य सीरियसनेस के साथ नाइट ने उनसे कहा कि अगर गलती से वह उनके पिता के सामने रूड बिहेव कर बैठे तो वे बीच में आकर उसकी मदद कर दें। यह सुनकर केलिन की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके जैसा इंसान इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। पूरी तरह शॉक्ड होकर वह बोल पड़ी कि उसने एक लेजेंडरी पोशन दे दी और बदले में पैसे तक नहीं मांगे। खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए काई ने झूठ बोला कि वह बस एक साधारण कॉमनर है जिसे नोबल्स को ऑफेंड करने से बहुत डर लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह अच्छी तरह जानता था कि जिंदा बच जाना और एग्जीक्यूशन से बचना ही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। कुछ पल के लिए दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ नजरें मिलाईं, मानो उसके कमजोर एक्सक्यूज को समझने की कोशिश कर रही हों। लिफिया को तो उसकी बात और भी सस्पिशियस लगी। जिस तरह वह असली मुद्दे से बच रहा था उससे साफ लग रहा था
कि उसका एक्सक्यूज काफी पोलरली मेड था, जैसे वह चाहता हो कि वे बिना ज्यादा सवाल किए बस उसे मान ले। फिर भी आखिरकार उसने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और वादा किया कि जरूरत पड़ने पर वह उसकी मदद करेगी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।